हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यस स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो 10th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जिन्होंने अभी तक हिंदी को टच तक नहीं किया, यानी कि हिंदी उनके लिए अनटच्ड ही रही है। मेरा मतलब ये है कि लॉकडाउन के दौरान जिन बच्चों ने प्रॉपर स्टडी नहीं की है या ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर यानी कि हिंदी विद मोनिका चैनल पर आज से जो है जितने भी चैप्टर्स 2021 में आने वाले हैं उन चैप्टर्स की शॉर्ट समरी मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा गद्य खंड का कोर्स बी का, जिसका कोड है 085। गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब की एक शॉर्ट समरी यानी कि उसके मेन पॉइंट्स आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिन्होंने अभी तक हिंदी को नहीं पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बड़े भाई साहब, जिसके राइटर हैं यानी लेखक हैं प्रेमचंद जी। यस स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है बड़े भाई साहब। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने क्या बनाया है। लेखक की उम्र 9 साल, बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल, यानी कि लेखक की उम्र और उसके बड़े भाई साहब की उम्र का जिक्र किया गया है फर्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट साथ के साथ ये नोट्स अपनी फेयर नोटबुक्स में या जो भी आपके पास नोटबुक्स अवेलेबल हो उसके ऊपर राइट डाउन करते जाएंगे, ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ये जो चैप्टर है वो रिपीट हो जाए। तो फर्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट बनेगा इस चैप्टर का, लेखक की उम्र से रिलेटेड। तो लेखक की उम्र यहाँ पर इस चैप्टर में पाठ के आधार पर 9 साल और बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल, यानी कि दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर बताया गया है पाठ के आधार। सेकंड पॉइंट देखिए, दोनों भाइयों का छात्रावास में रहकर पढ़ना। लेखक 5वीं कक्षा में व भाई साहब 9वीं कक्षा में। अब सेकंड पॉइंट देखो मैंने शॉर्ट में क्या बनाया है कि दोनों भाइयों का छात्रावास में रहकर पढ़ना। ये जो चैप्टर है, ये जो जब ये चैप्टर लिखा गया प्रेमचंद के द्वारा, तो ये उस समय की बात है जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज शासन करते थे। ठीक है, तो जो दोनों भाई हैं वो अपने घर से दूर किसी हॉस्टल में छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने आए हैं। छोटे भाई की सारी जिम्मेवारी जो है वो बड़े भाई साहब के ऊपर है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमने क्या बनाया, दोनों भाइयों का छात्रावास में रहकर पढ़ना दिखाया गया है इस चैप्टर में। लेखक जो है वो 5वीं कक्षा में है और जो उसका बड़ा भाई है वो 9वीं कक्षा में है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बड़े भाई साहब का अध्ययनशील होना। अब यहाँ पर उनके नेचर के बारे में बात की गई है। दोनों भाइयों के जो बड़े भाई साहब हैं उनका नेचर कैसा है, अध्ययनशील है। अध्ययनशील यानी कि वो हर वक्त हर क्षण जो है पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। और विश्राम के क्षणों में कॉपी किताब के हाशियों पर चित्रकारी करना, यानी बड़े भाई साहब के करैक्टर के बारे में बताया गया है, करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि जब उनके पास आराम के पल होते थे, विश्राम के क्षण होते थे, तब भी वो फ्री नहीं बैठते थे, आराम नहीं करते थे। वो क्या करते थे, अपनी कॉपी या किताब के जो हाशिए होते हैं, हाशिए मतलब जो कॉपी नोटबुक के साइड में मार्जिन बना होता है उसको हाशिए बोला जाता है। तो किताब के हाशियों पर चित्रकारी करते थे, कभी बिल्लियों की, कुत्तों की, कुछ ना कुछ पेंटिंग करते रहते थे, वो फ्री नहीं बैठते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेखक की खेलकूद में रुचि होना। अब लेखक कौन है, यानी कि छोटा भाई जो जिसके द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, यानी कि प्रेमचंद जी अपने बारे में ही बता रहे हैं। ये स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो है बड़े भाई साहब, ये एक कहानी है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई प्रेमचंद द्वारा एक कहानी है। इसको कहानी का नाम दिया जाएगा। अगर इस टाइप में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो है चैप्टर है ये क्या है, नाटक है, कहानी है, तो आप इसमें कहानी ही फिल करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेखक की खेलकूद में रुचि होना। जहां बड़े भाई साहब थे वो पढ़ने वाले थे, यानी अध्ययनशील नेचर के थे, पढ़ते ही रहते थे, वहीं उनके जो छोटे भाई थे दूसरी तरफ वो उनके बिल्कुल विपरीत थे। यानी कि जो लेखक था वो हमेशा खेल कूद में अपनी रुचि दिखाता था। खेल कूद में क्या, यानी कि कंकरियाँ उछालना, ठीक है, कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाना,
और पतंगबाजी यानी कनकौवे उड़ाना, ये सब जो था ये उनके नेचर में था छोटे भाई के यानी कि लेखक के। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को समझाना। अब इतनी दूर अपने घर से वो दोनों भाई रह रहे हैं छात्रावास में, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखे, उसकी हर चीज़ में उसकी देखभाल करे। तो यहाँ पर क्या बताया है नेक्स्ट पॉइंट में, बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को समझाना। वो उसे हमेशा समझाते रहते थे, उस पर निगरानी करना, उसके ऊपर नज़र रखना तथा उपदेश देना। उपदेश देना मतलब कि वो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स देके या कुछ उदाहरण देकर अपने छोटे भाई को हमेशा उपदेश देते रहते थे, समझाते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बड़े भाई साहब के समझाने डांटने पर लेखक द्वारा टाइम टेबल बनाना। जब उसका बड़ा भाई, लेखक का जो बड़ा भाई था, वो उसे समझाता था, उपदेश देता था, तो उसके उपदेशों का जो था थोड़ा बहुत असर लेखक पर हो जाता था। तो वो क्या करता था, उसके उपदेशों से थोड़ा सा प्रभावित होकर टाइम टेबल बना लेता था कि मैं कल से पढ़ाई जरूर करूँगा। टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल बनाकर उस पर अमल करना वो दूसरी बात है। तो लेखक द्वारा टाइम टेबल बना लिया जाता था, परंतु उस पर अमल ना करना, यानी जो लेखक था टाइम टेबल बना लेता था, उस पर अमल नहीं करता था, उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता था। कैसे? जब भी वो पढ़ाई करने लगता था तो उसे सामने वो देखता था कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो उसका दिल जो था वो खेलने की तरफ चला जाता था, यानी उसका इंटरेस्ट जो था वो हमेशा खेल कूद में ही रहा है। किसका? छोटे भाई का। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सालाना इम्तिहान होने पर भाई साहब का फेल होना किंतु लेखक का प्रथम आना। यानी कि इतना पढ़ने के बावजूद भी जो बड़ा भाई था वो सालाना इम्तिहान, क्या होता है, जो फाइनल यानी एनुअल जो एग्जाम्स होते हैं आपके, ठीक है, वार्षिक परीक्षा जिसे बोला जाता है, तो बड़े भाई साहब जो थे वो फेल हो जाते थे, किंतु लेखक का प्रथम आना। और जो लेखक जो हमेशा खेल कूद में लगा रहता था वो हमेशा जो था क्लास में अव्वल आता था, प्रथम श्रेणी प्राप्त करता था। तो इसका क्या कारण था वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या कहा है बड़े भाई साहब चैप्टर में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लेखक को घमंड होना तथा खेलने के लिए जाना। घमंड किस बात का होना कि जो बड़े भाई साहब थे इतना पढ़ने के बावजूद भी उनका फेल हो जाना बार बार, और खेल कूद के दौरान भी जो लेखक है यानी छोटा भाई है उसका प्रथम आना। तो उसके ऊपर, अपने ऊपर जो था छोटे भाई को घमंड होने लग गया था कि मैं बिना पढ़े पास हो रहा हूँ, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक को इस चीज़ का घमंड होना और खेलने के लिए बाहर चले जाना। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े भाई साहब द्वारा रावण तथा शैतान का उदाहरण देकर समझाना। जब छोटे भाई को घमंड हो जाता है अपने ऊपर कि मैं बिना पढ़े अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, तब उसका जो बड़ा भाई है उसे रावण का उदाहरण देकर या शैतान का उदाहरण देकर उपदेश देते हैं, समझाना चाहते हैं। रावण के उदाहरण में क्या बताया उन्होंने, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को, कि जिस प्रकार रावण जो था एक काफ़ी बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उसको अपने ऊपर घमंड था। वो घमंड, वो अहंकार ही उसके सर्वनाश का कारण बना। तो ये ना हो, तो जो घमंड है वो बड़े बड़ों का सत्यानाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। तो तुम किस खेत की मूली हो, यानी उसे एग्जाम्पल्स दे देकर, अलग अलग उदाहरण देकर अपने छोटे भाई को समझाता था, उपदेश देता था। कौन? बड़े भाई साहब। उसके बाद उनके द्वारा इंग्लिस्तान के इतिहास, ज्योमेट्री के नियमों तथा निबंध लेखन पर टिप्पणी करते हुए छोटे भाई को उपदेश देना। अब जो बड़े भाई साहब थे उनको उस समय की समूची जो शिक्षा नीति थी उस पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। क्या थी? उनका मानना था कि जो इंग्लिस्तान के इतिहास हैं, जो तो इस टाइप के कई तरह के कुछ ऐसी टिप्पणियाँ उन्होंने की कि उनकी समझ से बाहर है वो हिस्ट्री, वो इतिहास। ज्योमेट्री के नियमों पर उन्होंने टिप्पणी की। निबंध लेखन पर टिप्पणी करते हुए, निबंध लेखन पर क्या कि एक छोटे से टॉपिक पर बच्चों को बोल दिया जाता है कि इतने इतने कई पृष्ठों के निबंध लिखो, यानी ऐसे राइटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो कहते हैं कि एक छोटी सी टॉपिक पर इतने सारा लिखवाना वो भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। एक रटंत विधि, एक रटंत नीति को इस पर जो है जोर पड़ता है कि बच्चों को रटना पड़ता है उन सब चीज़ों को, कि अगर छोटी सी चीज़ को हम छोटे कुछ शब्दों में समझा सकते हैं तो बड़े बड़े कई पृष्ठ भरने की हमें क्या आवश्यकता है। तो कई ऐसे टॉपिक थे जिन पर छोटे भाई को वो उपदेश दिया करते थे बड़े भाई साहब। तो नेक्स्ट है, फिर सालाना इम्तिहान होने पर, यानी फिर जब वार्षिक परीक्षा आती है, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, तब बड़े भाई साहब द्वारा जी तोड़ मेहनत करना।
यानी उनको परिश्रम करना, मेहनत करना, यानी अध्ययनशील तो वो थे ही, और जब पेपर आने वाले होते थे वो और ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। पर परिश्रम करने के बावजूद भी उनका फेल हो जाना और छोटे भाई का फिर से अव्वल आना, तो ये चीज़ें दोबारा से दोबारा समझाई जा रही थी उनको। बड़े भाई साहब का सहिष्णु होना, अब जब बार बार बड़े भाई साहब उसको समझाते रहे, लेकिन समझाने के बावजूद भी वो उनका छोटा भाई नहीं मान रहा था, और उनका इतना परिश्रम करने पर भी, इतना पढ़ने पर भी उनका बार बार फेल हो जाना, तो बड़े भाई साहब ने कुछ हद तक अपनी जो फीलिंग्स थी उसके अपने छोटे भाई के प्रति, उसको कहीं ना कहीं दबाना स्टार्ट कर दिया। यानी उसको हर वक्त नहीं टोकते थे, वो हर वक्त उसको नहीं कहते थे कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि उनको खुद भी अंदर से ये फील होने लग गया था कि मैं इतना पढ़ता हूँ तो मैं पास नहीं हो रहा हूँ, ये बिना पढ़े भी पास हो रहा है। तो उनका जो नेचर था वो कहीं ना कहीं सहिष्णु हो गया था। ठीक है, तो बड़े भाई साहब का सहिष्णु होना तथा इसका फ़ायदा उठाकर जो लेखक था उसकी आज़ादी बढ़ जाना, यानी उसकी स्वच्छंदता, जब उसको ये लगने लगा कि मुझे तो अब बड़े भाई साहब कुछ कहते ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है, तो उसकी आज़ादी, उसकी स्वच्छंदता जो थी वो बढ़ने लगी। वह पतंगबाजी करना, और वो जी भर के पतंगबाजी करता रहता था। फिर एक दिन पतंग लूटते समय बड़े भाई साहब से मुठभेड़ हो जाना। एक दिन जब वो पतंग बाजी कर रहा था, तो पतंग कटने पर जब वो पतंग के पीछे भाग रहा था, तो उस बाजार से आ रहे उसके बड़े भाई से उसकी मुठभेड़ हो जाती। मुठभेड़ यानी दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो भाई साहब द्वारा अम्मा, दादा तथा हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ का उदाहरण देते हुए जीवन के अनुभव की महत्ता समझाना, यानी जब वो उनसे टकराए, जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से टकराया पतंगबाजी के समय, तो उन्होंने कुछ उदाहरण और दिए उसको कि मैं अगर तेरे को नहीं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो तुम इसका फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि जो वो ये कहते थे कि किताबी ज्ञान जो है वो हर चीज़ नहीं है। हर चीज़ यानी हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस हमें किताबों से नहीं मिलता है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें जीवन से मिलते हैं, जीवन के अनुभव से मिलते हैं। तो उन्होंने कुछ उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमारे अम्मा दादा हैं या हेडमास्टर साहब की जो बूढ़ी माँ हैं, तो उन्होंने समझाया कि हेडमास्टर साहब इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन उनसे घर का खर्च नहीं चला, तो उन्होंने अपनी माँ को बुला लिया गांव से। उनकी माँ अनपढ़ है लेकिन फिर भी उन्होंने जो है घर का सारा कामकाज, सारा लेखा जोखा जो है बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तो यानी कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जीवन के कुछ अनुभव भी हैं जो इंसान के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो जीवन के अनुभवों की महत्ता समझाना तथा अपने बड़प्पन का एहसास करवाना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, उसको एहसास करवा रहे थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, लेकिन मैं इन सब का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने के लिए हूँ, तुम्हें तुम्हारे साथ देने के लिए हूँ। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो मैं जो हूँ तुम्हें बार बार कहना इस चीज़ के लिए नहीं करूँगा कि मैं बार बार तुम पे प्रेशर डालूँ। तो ये चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि मैं तुझे ना भी कहूँ तब भी तुम्हें समझ जानी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं लास्ट में क्या हुआ। तो यस स्टूडेंट्स, इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं कि बड़े भाई साहब ने जब उसे अपने बड़प्पन का एहसास करवाया और उसे जीवन के अनुभवों का एहसास करवाया, तो लेखक का जो भाई था, लेखक का भाई साहब भी इस युक्ति पर नतमस्तक हो जाता है। यानी उसका छोटा भाई जो था वो अपने बड़े भाई के समझाने पर समझ जाता है, नतमस्तक हो जाता है, और उन दोनों भाइयों का मिलन हो जाता है लास्ट में। और कटे हुए कनकौवे, कनकौवे जो है पतंग को बोला गया है, कटे हुए कनकौवे का आना और वह भाई साहब द्वारा लपक कर पकड़ लेना। यानी भाई साहब जो थे वो उससे, छोटे भाई से लंबाई में भी बड़े थे, तो उन्होंने लपक कर उस कनकौवे को, उस पतंग को पकड़ लिया और दोनों एक साथ छात्रावास की ओर चल पड़े। तो ये था हमारा चैप्टर बड़े भाई साहब। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद, इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपको कितने मार्क्स के आ सकते हैं 2021 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। आप इस वीडियो में से इस वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस क्लिप को ले सकते हैं ये क्वेश्चन उतारने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है।
तो उन्होंने जो भी उसको उपदेश दिया था जीवन के प्रति, जीवन के अनुभवों के प्रति, तो वो क्वेश्चन जो है इसमें आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है आ सकता है आपका 2021 में। क्या है कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है, ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या लाभ उठाया? आपके विचार से छोटे भाई का व्यवहार उचित था या नहीं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? ऐसा क्या था कि बड़े भाई साहब जो थे उसके सामने खुलकर अपनी प्रवृत्ति नहीं दिखाते थे? तो वो सारी कारण जो हैं वो आपने इस क्वेश्चन में लिखने हैं कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी, तो वो भी आपका 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बड़े भाई साहब ने रावण का उदाहरण देकर क्या समझाने का प्रयत्न किया है? जो रावण का उदाहरण दिया था बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को, तो उसको समझाने के पीछे उनका क्या कारण था वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लेखक का स्वभाव बड़े भाई साहब से कैसे भिन्न था? तो जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो सैम्पल पेपर्स में भी और पिछले 10 सालों में भी रिपीट होते रहे हैं जो क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको साथ के साथ राइट डाउन करते जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, लेखक का स्वभाव बड़े भाई साहब से कैसे भिन्न था? ये भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है। यानी कि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है, और 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको 2021 में आ सकते हैं वो आगे देखिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आना है या आ सकता है, बड़े भाई के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? ये भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। रिपीट कर रही हूँ, बड़े भाई के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? उसके बाद 2 क्वेश्चंस जो हैं मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग से जो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेखक के भाई साहब बड़े होने का फर्ज बखूबी निभाते थे, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग यानी कि 60 to 70 वर्ड्स में आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, पाठ बड़े भाई साहब में शिक्षा के किन किन नियमों व तरीकों पर व्यंग्य किया गया है? इसमें 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आपने। देखिए आप क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, क्वेश्चन को पढ़ा और जो भी उस चैप्टर में आपको पता है वो सारा उस क्वेश्चन में लिख देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, जितना पूछा जाता है आप लोगों से आप उतना ही आंसर करोगे, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या कि पाठ बड़े भाई साहब में शिक्षा के किन किन नियमों व तरीकों पर व्यंग्य किया गया है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद इसमें आप अपनी थिंकिंग लिखेंगे कि क्या आप इससे सहमत हैं, ठीक है। अपने व्यूज़ देंगे, अपनी थिंकिंग बताएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 60 to 70 वर्ड्स में आपने इसको अटेम्प्ट करना है और ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर बड़े भाई साहब। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझ आ गया होगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप नोट डाउन कर लें। आपके पास जो भी नोटबुक्स हों या जो मैंने आपको समरी बताई है, अभी आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं इस चैप्टर के, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से निकल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि क्वेश्चंस आप खुद बनाएं, इसके आंसर्स खुद बनाएं। खुद बनाने का क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आप ये क्वेश्चंस खुद बनाते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इन मेन पॉइंट्स को जानने के बाद, तो वो जो क्वेश्चंस आप बनाएंगे, आंसर्स उनके बनाएंगे, वो आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं। आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन आपने खुद बनाया तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है और जब भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा आज का वीडियो जो रिलेटेड था CBSE क्लास 10th कोर्स B का फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड का बड़े भाई साहब, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद जी।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और आने वाले कुछ जो चैप्टर्स हैं, हमारे जो आगे चैप्टर्स आएंगे, उन पर भी ध्यान रखिएगा। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, जो अभी जुड़े हैं, उनके लिए एक छोटा सा काम है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। तो धन्यवाद बहुत बहुत, और स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। आपके पेपर्स को, आपके एग्ज़ाम्स को बहुत ही कम टाइम बचा है, तो मेरे साथ साथ आप भी स्टडी करिए, आप भी चैप्टर्स को समझिए शॉर्ट फॉर्म में कि क्या है इन चैप्टर्स में। बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं ये, और बहुत ईजी वे में आपको समझाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, धन्यवाद।